सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है ना। बहुत सारे प्रोग्राम्स को हमने कलेक्ट किया, इंटीग्रेट किया, तो हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है, राइट। अब एक चीज हो गई इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम, राइट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस बने तो प्रोग्राम, और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इंटीग्रेट किए तो सॉफ्टवेयर बन गए, राइट। इतनी चीज दिक्कत नहीं कोई यहाँ पे। अब बात यह है कि जब आपको पता है जब इनिशियली कंप्यूटर्स आए तो फिर वो सिर्फ 0 और 1 के में ही प्रोग्रामिंग की जाती थी, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज है, राइट। और या उसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। अगर आज भी सारी पढ़ाई उसी में होती रहती है 0 और 1 के फॉर्म में, तो आप आते पढ़ने? नहीं आते। नेहा ने बोला है कि वो तो नहीं आती। ओके फाइन, है ना। तो वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है बिकॉज, राइट। तो इन दैट केस हम चाहते हैं कि हम ऐसी लैंग्वेज में लिखें कि भाई हम तो अंडरस्टैंड कर पाए ना क्या लिख रहे हैं। तो उस समय हमारे पास क्या हुआ कि दो तरह से हमने लैंग्वेजेस को कैटेगराइज कर दिया, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, राइट। तो हाई लेवल लैंग्वेज वो है जिनमें अब आजकल आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हो, है ना। सी, ये पाइथन, जावा, पीएचपी, ये जो भी सब है सब हाई लेवल लैंग्वेज हो गए। क्यों? क्योंकि इनमें इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज होते हैं, प्रिंट कर दो, ये सब है ना, ये सब इंग्लिश के वर्ड्स यूज होते हैं। तो ये हो गई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर लेता है इजिली, राइट। और मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो सिर्फ मशीन अंडरस्टैंड करती है, राइट। तो अब बात यह है कि वो एक लैंग्वेज समझती है, मैं एक लैंग्वेज समझती हूँ, अब हम दोनों एक दूसरे की बात लेकिन कैसे समझे, है ना। तब हमारे पास कंसेप्ट आता है ट्रांसलेटर का, है ना। ट्रांसलेटर बेसिकली क्या करते हैं, मेरी बात को उनकी भाषा, उसकी भाषा में कन्वर्ट करके उसे समझाते हैं, फिर उसकी बात मुझे समझाते हैं, राइट। तो ये हमारे पास दो टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर, राइट। बेसिकली डिफरेंस इनका जो बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आप कह सकते हैं तो इनका डिफरेंस ये रहता है कि कंपाइलर्स क्या करते हैं, पूरे एक कोड को एक बल्क में उठाते हैं और उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी सी लैंग्वेज कभी पढ़ी होगी वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है ना, सी। तो अगर उसमें कहीं कुछ भी एरर होती है ना, लास्ट लाइन में भी एरर होगी ना, तो पूरा प्रोग्राम रन नहीं होगा, रन होगा ही नहीं। वो एरर ही शो करता रहेगा कि जब तक आप उसे रिमूव नहीं करोगे, राइट, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो दैट मीन्स कंपाइलर क्या करता है, पूरे बल्क में कोड को लेके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन वाइज लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ना, लाइन वाइज लाइन काम करता है। तो उसमें क्या फायदा होता है कि सपोज अगर मुझे 5th लाइन में एरर है तो 4 लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, 5th लाइन से प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ऐसा होता है, राइट। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद बात होती है कि फीचर्स क्या है, क्यों हम पाइथन पढ़ना चाहते हैं, राइट। तो एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज इजी टू लर्न, है ना, बहुत ज्यादा सिंटेक्स नहीं है, ठीक। मतलब और दूसरी एक चीज जो है कि मतलब जो बोलते हैं ना सेल्फ एक्सप्रेसिव है, जैसे प्रिंट लिखा तो आपको समझ में आएगा, सब इंग्लिश के वर्ड्स हैं, है ना। तो आपको समझ में आएंगे कि क्या बोल रहे हैं, है ना। तो इस हिसाब से एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज इजी टू लर्न, राइट। ओपन सोर्स से क्या मतलब होता है, आप लोग कुछ जानते हैं इस बारे में? हम बोलते हैं ओपन सोर्स लैंग्वेज है। तो ओपन सोर्स लैंग्वेज से मतलब ये होता है कि आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना, कोई लाइसेंस परचेज नहीं करना, है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ डाउनलोड फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, डाउनलोड करो और यूज करो, है ना। तो ये होता है ओपन सोर्स का मतलब। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म यानी क्या होता है? विंडोज एक प्लेटफॉर्म है, लिनक्स एक प्लेटफॉर्म है ना। सब ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, राइट। तो मोस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे सपोर्ट करती है चलने के लिए, राइट। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करती है, राइट। इंटरप्रेटर लॉजिक पे काम करती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, लाइन वाइज लाइन कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, राइट। एक्सप्रेसिव, उसके वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको खुद ही बताएंगे कि क्या हो रहा है टास्क, राइट। तो सेल्फ एक्सप्रेसिव है। जीयूआई सपोर्ट से आप लोग कुछ समझते हैं क्या? जीयूआई का फुल फॉर्म बताएगा क्या कोई? इट्स हाँ, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अच्छा, तो क्या यूज है इसका? बेसिकली हम क्या करते हैं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाने लगते हैं चीजों के लिए, राइट। तो उस तरह की चीजों को सपोर्ट करता है। अगर आप देखो तो आपके सिस्टम पे, आपके फोन पे सब कुछ का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है, राइट। सब कुछ सिर्फ लिखा नहीं है,
सबके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो उस तरह की चीजों को भी सपोर्ट करती है। फिर बोलते हैं डायनेमिक सिमेंटिक। तो डायनेमिक सिमेंटिक से क्या मतलब होता है, किसी को आइडिया है क्या इस बात का कुछ? ठीक है, अगर जिन्होंने सी वगैरह पढ़ी होगी और कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उनको पता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं ना नेहा, तो क्या होता है, मुझे लिखना पड़ता है, उसका टाइप बताना पड़ता है ना? टाइप समझते हो? क्या टाइप में क्या क्या समझते हो? दैट्स राइट, है ना? अगर मैं 10 बोलती हूँ तो वो एक इंटीजर नंबर है, राइट? अगर मैं तुम्हारा नाम नेहा बोलूँ दैट मीन्स वो स्ट्रिंग है, राइट? फिर अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। तो जब भी अगर मुझे तुम्हारा नाम कहीं स्टोर करना है तो मुझे बताना पड़ेगा किसी और लैंग्वेज में कि भाई स्ट्रिंग टाइप का डेटा है नेम, उसमें कुछ स्टोर करना है, राइट? नंबर स्टोर करना है तो मुझे बताना पड़ेगा भाई नंबर टाइप का इंट टाइप का डेटा है जिसको मैं स्टोर कर रही हूँ, है ना? तो मुझे वेरिएबल डिफाइन करते समय ही टाइप बताना पड़ता है। लेकिन डायनामिक सिमेंटिक से मतलब क्या है कि आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं है, आप एक्स में जो भी चीज भरोगे वो ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि किस टाइप का डेटा है ना? तो रन टाइम पे डेटा को अंडरस्टैंड कर लेता है कि किस टाइप का डेटा है, तो आपको देयर इज नो नीड टू डिफाइन डेटा टाइप इन दिस टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, है ना? आपको डिक्लेरेशन के समय कुछ बताने की जरूरत नहीं किस टाइप का डेटा है, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करता है। उसके बाद क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन से क्या समझते हो आप लोग? कुछ समझते हैं क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन से? अच्छा, आप लोग वेबसाइट यूज करते हो क्या? कौन सी वेबसाइट यूज करते हो? तो एक आध दो नाम बताओ, अगर बहुत सारी करती हो तो। हाँ, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, amazon, फेसबुक, सब कुछ क्या है, बेसिकली वेबसाइट ही है ना? आप कुछ भी चीज गूगल पे लिख के सर्च करते हो तो उसका जो भी लिंक आपको दिखते हैं ना, वो सब किसी ना किसी वेबसाइट से बिलोंग करता है। कोई भी डेटा रैंडम ऐसा नहीं पड़ा है वहां पे, उन्होंने सारे डेटा को सबको एक वेबसाइट के फॉर्म में स्टोर करके रखा हुआ, राइट? तो जब आप अपनी मशीन पे आते हो, आप यहाँ पे जो भी सर्च करते हो, जो भी डेटा वहां से आता है ना, फिर वो उसको देखते हो, तो वो डेटा एग्जैक्टली है कहाँ पे? सर्वर पे है ना? सेंट्रलाइज सर्वर है। आप भी यहाँ से बैठ के यूज कर रहे हो, ये लोग भी अपनी अपनी जगह से डेटा यूज कर रहे हैं ना, तो डेटा सर्वर से वो कनेक्ट करके यूज करते हैं, राइट? तो बात यही है कि क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन मतलब ऐसे ऑनलाइन जो चीजें यूज होती है ना, उसको भी सपोर्ट करता है। वेबसाइट बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, ये सब चीजों के लिए सपोर्ट करता है, राइट? उसके अलावा ये एक जो इसमें खास बात है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग पैराडिम को सपोर्ट करता है ना? लैंग्वेजेस जो होती है ना, बहुत सारे टाइप्स की होती है, राइट? जैसे कि फंक्शनल होती हैं, प्रोसीजरल होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं, राइट? तो ये बहुत सारी चीजों फीचर्स को करता है, खुद ही कवर, है ना? जैसे अगर आप C++ देखो तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, सी है प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है, राइट? लेकिन ये क्या है, प्रोसीजरल की तरह भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरह भी काम करेगा, जैसे जब जरूरत होगी वैसे एडजस्टमेंट करेगा। ये भी एक खास बात है इसकी, ठीक? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कुछ समझते हो क्या आप लोग ऑनलाइन में? बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट कैसे होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पे बेस्ड होता है ना? सपोज अगर ये सब एक क्लास है ना? क्लास कंडक्ट हो रही है, ऑनलाइन भी लोग हैं, ऑफलाइन भी लोग हैं, है ना? तो अगर मैं क्लास कंडक्ट कर रही हूँ और ये क्लास है, तो आप सब ऑब्जेक्ट हो, क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे हो, है ना? तो ऐसे होता है ना? तो इस तरह के कंसेप्ट को भी सपोर्ट करता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो होते हैं फीचर्स, वो जैसे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का कुछ समझते हो आप लोग? इनहेरिटेंस से मतलब कैसे होता है कि किसी और क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करना, है ना? सपोज आप अपने पेरेंट्स की चीजों को यूज कर पा रहे हैं ना, तो आप उनकी चीजों को क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, राइट? फिर पॉलीमॉर्फिज्म एक फीचर होता है जिसमें एक ही नाम की बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर उसकी अलग अलग स्टेजेस आती हैं, वो बताऊंगी मैं आपको जब उस टॉपिक पे हम जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट भी कैसा है, क्लास ऑब्जेक्ट का ही कंसेप्ट होता है, लेकिन उसमें एक चीज और ऐड हो जाती है। उसमें क्या करते हैं कि आप डेटा को कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि ये डेटा को ये यूज कर सकता है, ये नहीं कर सकता। क्यों? प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, है ना? कि कोई और उसको चेंजेस ना कर पाए इजिली, है ना?
आप लोग जो फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, आपने देखा है कि आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, पर किसी और के डेटा को कर सकते हैं क्या? लेकिन देख पाते हैं, है ना? तो ये इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, कौन सिर्फ देख सकता है, कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन से मतलब होता है कि डेटा का जितना एसेंशियल पार्ट है वही आपको दिखना है, बैकएंड पे क्या हो रहा है वो आपको कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक, उस तरह का एक फीचर रहता है। ठीक है, और आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताई कि ग्यूडो वैन रिज्म थे जिन्होंने इसको बनाया था, 1991 में रिलीज किया था। ठीक, बाकी चीजें तो बता दी। अभी यहाँ किसी को कोई दिक्कत? तो अब जिनको अभी इंस्टॉलेशन नहीं करना है तो वो एक काम कर सकते हैं, ये एक लिंक शेयर है। आप ऑनलाइन कंपाइलर, पाइथन कंपाइलर सर्च करेंगे ना तो आपको ये एक ऑनलाइन कंपाइलर मिल जाएगा। संतोष, आपको अभी करना नहीं है, अगर डाउनलोड नहीं करना है तो आप इस पे कर सकते हैं, और बाकी सब लोग ओके जिन्हें डाउनलोड करना है वो डाउनलोड करेंगे साथ में हमारे। शुभम, शुभम, मैं जान सकती हूँ आपके बारे में कुछ, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह? ओके, बीएससी आईटी, ओके। इन विच ईयर? 2019, ओके। आप करंटली वर्किंग हैं अभी कि नहीं, मतलब अभी क्या कर रहे हैं आप, कुछ कर रहे हैं कि अभी कोर्स कर रहे हैं सिर्फ? ओके फाइन। किस कोर्स में एनरोल्ड हैं आप? ओके फाइन, ठीक है। ठीक है, तो अभी आप नेहा स्क्रीन शेयर करोगे क्या? तो मैं बताती हूँ कैसे हमको इंस्टॉलेशन कैसे करना है पाइथन का। नहीं, आप मत कीजिए शुभम, नेहा कर रही है। नेहा आपने किया है क्या? ओके ठीक है। नहीं, आप ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर मत लिखो अभी, है ना, क्योंकि हम तो इंस्टॉल ही करने वाले हैं, राइट? ये आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि अगर इनकेस आपका इंस्टॉल नहीं हो पा रहा हो कभी तो आप ऑनलाइन में कर सकते हो काम, है ना, काम रुकेगा नहीं, फिर हम इंस्टॉल भी करेंगे। ठीक है, आप गूगल क्रोम खोलो, आप जो भी आपके पास है वेब ब्राउजर, यहाँ लिखो पाइथन। सब लोग साथ साथ करते जाएंगे, राइट? अब जो पहला लिंक आया है वेलकम टू पाइथन ORG, उस पे चले जाइए। डाउनलोड्स पे कर्सर ले जाओ, डाउनलोड पे क्लिक करो। हाँ, ये जो दिख रहा है ना, डाउनलोड फॉर विंडोज पाइथन 3.12.1, इस पे क्लिक करो। वेट, डाउनलोड हो रहा है ना? वेट, ओपन। सबका डाउनलोड हुआ कि टाइम है अभी? अभी 1 मिनट रुक जाना, हाँ यहीं पे। सबका डाउनलोड हो गया क्या? ठीक है, तो मैं इस खामोशी को यस समझती हूँ, राइट, और फिर आगे बढ़ती हूँ। ठीक, तो आपको क्या करना है, 2 चेकबॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे, है ना, दोनों चेकबॉक्स पे क्लिक करो आप। इंस्टॉल नाउ पे जाओ, इंस्टॉल नाउ ऊपर। हाँ,
ठीक है, आपको ये दिख रहा है डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट, उस पर क्लिक कर दो आप। क्लोज। ठीक है, तो आपके सिस्टम का जो सर्च बार दिख रहा है ना नीचे, उस पे जाओ और लिखो IDLE। ये IDLE है ना, इसको ओपन कर दो। पाइथन इंस्टॉल हो गया, आप स्टॉप कर लो शेयरिंग। हेलो, आपका नाम जान सकती हूँ मैं? मिहिर। ओके, मिहिर क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका? ओके, किस ईयर में? 23। ओके फाइन। किस कोर्स में एनरोल्ड हो आप? Okay, आप आज लेट हो गए? ओके ठीक है, तो आप 6:30 आइए, है ना, 6:30 से बैच रहता है ना। ठीक है, अभी हमने पाइथन का इंस्टॉलेशन किया है जस्ट, राइट? आपका है क्या इंस्टॉल? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको एक लिंक शेयर करती हूँ, आप उससे रन करो अभी, और फिर आप घर जाके ये देखना एक बार रिकॉर्डिंग। तो इंस्टॉलेशन उसमें बहुत सिंपल है, हो जाएगा देख के, और नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक, ठीक है, बाकी सब लोगों का हो गया इंस्टॉलेशन? संतोष, वैशाली, यस अश्विनी, रश्मि। यस मैम। रश्मि आप नए ज्वाइन हुए हो अभी Yes, जस्ट? होगा। रश्मि आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड हाँ, है? मैंने MBA किया है एंड वर्किंग हूँ, मैं इन्फोसिस में जॉब करती हूँ। ओके, किस कोर्स में एनरोल्ड हो? पाइथन। पाइथन फुल स्टैक। हम्म। ओके ठीक है, कुछ प्रोग्रामिंग का कुछ आइडिया है पहले से? हाँ हाँ, किस लैंग्वेज का आइडिया है? एक्चुअली मैं पाइथन पे काम करती हूँ, सीक्वल पे भी काम करती हूँ, डेटाब्रिक्स सब पे काम करती हूँ। तो अभी मेरा नया प्रोजेक्ट है पाइस पर पाइथन पे, बहुत सारा कोडिंग है, तो इसके लिए ओके मैंने ज्वाइन किया है। ओके ठीक है रश्मि, हम्म, अभी इंस्टॉलेशन हो गया पाइथन का कि है आपके पास पहले से? मेरे पास है। ठीक है, तो हो गया ना सबका? ठीक है, हाँ। ठीक है, अभी आपने आइडियली खोला है, राइट? बाकी अभी अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली कैसा होता है, प्रोग्राम लिखने के लिए आपने नोटपैड वगैरह पे भी लोग प्रोग्राम लिखते हैं, राइट? तो नोटपैड हमारा एक टेक्स्ट एडिटर है, राइट? उसके अलावा हमारे पास जो अब हम लोग यूज करते हैं VS कोड और भी पाइचार्म, कल इंस्टॉल करेंगे हम लोग पाइचार्म, राइट? तो वो भी क्या है, वो IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, राइट? उसमें हम प्रोग्राम लिखते भी वही हैं और रन करके भी वही देखते हैं। और जो नोटपैड वगैरह एडिटर्स पे आप लिखते हैं ना, तो आप लिखते वहां है और रन आपको CMD पे करना पड़ता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे, राइट? तो वैसे नहीं करेंगे हम, पाइचार्म ही पे जाएंगे, ठीक? और जो ये IDLE खुलवाया है ना, ये क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये पाइथन का अपना इनबिल्ट आया है अपने साथ, राइट? तो आज हम थोड़ा सा उस पर देखते हैं, कल हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे, राइट? मिहिर, आपको इंटरनेट कनेक्शन करना पड़ेगा ना, तो ये 3RI Tech 4 देखिए आपको मिल रहा होगा। हाँ, ये admin@123। डन। ओके, हाँ हाँ, ये लिंक मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, अभी ये स्क्रीन पे दिख रही है आपको। आप ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर लिखिए तो आपको ये GDB वाली लिस्ट अपने आप ही दिख जाएगा, सेकंड नंबर पे आएगा मोस्टली। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर लिखिए गूगल क्रोम पे। मिला? टर्न करिए।
देखिए मैं क्या हो रहा है। ये ओपन हो गया। बहुत स्लो चल रहा है ना इंटरनेट। मतलब मेरा तो ठीक ही चल रहा है। तो चल तो पाइथन है यहाँ पे। ठीक, तो अभी आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे ना रन हो जाएगा। रन बनाओ। ठीक है ना। अभी सबके पास रन करने के लिए तो चीजें सब अवेलेबल हो गई, राइट। अब पाइथन में कैसे है, कुछ ज्यादा सिंटेक्स वगैरह नहीं है, लेकिन जो है वो भी बहुत मुश्किल से लोगों को याद रहते हैं। ठीक, तो अगर मुझे अभी अपना आइडियली खोलती हूँ मैं, और मुझे अगर सिर्फ प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं ऐसे आऊंगी, प्रिंट पैरेंथेसिस। प्रिंट क्या है? प्रिंट एक फंक्शन है, राइट। जहां जहां भी आपको ऐसे पैरेंथेसिस के साथ कुछ दिखेगा ना, वो फंक्शन ही होगा। ठीक, तो मैंने फंक्शन है ये, और मैं इसको जब रन करूंगी तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। एंटर ही करना है, राइट। एंटर किया तो मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। अब इसमें एक चीज रहती है कि प्रोग्राम आप लिखते ऊपर हो, नीचे उसका आउटपुट डिस्प्ले होता है, राइट। लेकिन हम अभी जब जाएंगे कल पाइथन इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें एक आउटपुट जनरेट होकर आपको वहीं उसी स्क्रीन में लेकिन अलग से मिलेगा, है ना। ऐसे प्रोग्राम के साथ मिक्स मैच होकर नहीं मिलेगा, राइट। अब कुछ चीजें कैसी रहती हैं। शेयर नहीं है, एक मिनट। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं फिर right? हमारे पास, आपको पता है कमेंट्स का क्या यूज होता है प्रोग्रामिंग में? कमेंट्स का क्या मतलब होता है यूज करने का? कमेंट्स का बेसिकली हम यूज इसलिए करते हैं, है ना, कि आज मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं अपना काम कर रही हूँ, मैंने काम करके रखा और छोड़ दिया। और अगर कोई और भी अब ऐसा नहीं ना कि एक ही प्रोजेक्ट पे एक ही बंदा काम कर रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो मुझे किसी और को भी, किसी और डेवलपर को भी मेरा काम समझ में आए, इसके लिए मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेंट्स डाल के रखती हूँ। बेसिकली क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से, है ना। ये डॉक्यूमेंटेशन करके रखा है, वो प्रोग्रामिंग देखते हुए उसको देख लेगा, राइट। और दूसरी एक चीज भी रहती है कि कभी कभी आपको टेस्टिंग के समय भी करना पड़ता है कि कुछ चीज को ब्लॉक किया है। अभी आप प्रोग्रामिंग करते करते खुद भी कमेंट्स करने लगोगे, है ना। एक ही फाइल में थोड़े ज्यादा चीजें कमेंट्स, मतलब ज्यादा कुछ प्रोग्राम लिख दोगे तो आधे को कमेंट किया, फिर रन करके देखा आधे को कमेंट किया। वो भी एक पर्पस रहता है।
बेसिकली कमेंट्स को क्या करता है, इंटरप्रेटर इग्नोर करता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से हमारे कोड में रहता है, ठीक। और हमारे पास क्या है, हैशटैग है यहाँ पे कमेंट्स करने के लिए, राइट। हैशटैग है कमेंट्स करने के लिए, और ट्रिपल कोट्स भी हैं। तो ट्रिपल में सिंगल कोट्स भी चलते हैं और डबल कोट्स भी चलते हैं, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, लेकिन अगर आपको एक शॉर्टकट बताऊं कि मल्टीपल लाइन को करना हो आपको, तो सबको सिलेक्ट करो, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाओ, तो सब एक साथ कमेंट हो जाते हैं, ठीक। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, जितनी लाइन को करना है सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल, तो ये हैशटैग से ही होते हैं, सारे एक साथ सिलेक्ट होके कमेंट हो जाते हैं, राइट। तो ये हमारा कमेंट्स का रोल होता है, राइट। उसके अलावा धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, अच्छा आप लोगों ने अभी वो हेलो वर्ल्ड रन करके देखा क्या, देख लिया आपने? तो देखिए आप लोग भी अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखिए एक चीज, राइट। तो आपको पता रहेगा कि कैसे लिखना है आईडीएलई में, राइट। है ना, तो मैंने हेलो वर्ड पहली बार तो लिखा था, उसको प्रिंट कर एंटर किया तो मुझे प्रिंट होके मिल गया। और मैंने सेकंड टाइम पे क्या किया है, कमेंट किया हुआ है, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, राइट। एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक। हेलो वर्ड कहाँ मिल रहा है प्रिंट होके, सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखा है और वो कमेंट में है, हैशटैग लगा हुआ है, राइट। कुछ दिक्कत है मीर? कमेंट्स हैशटैग से यहाँ पे नहीं हो रहा है, उससे शायद यहाँ पे हैशटैग ही लगाना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है टोकन्स का, है ना। बेसिकली टोकन्स का कंसेप्ट क्या है, उसमें कुछ चीजें हैं कलेक्टिवली, उनको हम टोकन्स बोल देते हैं, राइट। जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स और ऑपरेटर्स, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा है, ठीक है। आपने इफ, एल्स, फॉर, प्रिंट, है ना, ये सब चीजें क्या है सी में, कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स, तो है ना। उनको कीवर्ड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि लैंग्वेज ने वो अपने लिए सिक्योर करके रखी है ना। उन वर्ड्स को हम कहीं और नहीं यूज करेंगे, वो लैंग्वेज ने अपने लिए, अपने यूज के लिए स्टोर करके रखी है, उनको रिजर्व कराओ। तो ऐसे वर्ड्स जो लैंग्वेज ने अपने लिए रिजर्व करके रखे हैं वो कीवर्ड्स, राइट। आइडेंटिफायर्स यानी कि वेरिएबल्स के नेम, है ना, उनको आप आइडेंटिफाई करते हो उनके नेम से। फंक्शंस के नेम, राइट, वो भी आप फंक्शन को नेम भी दोगे आप खुद से भी, है ना। तो वो सब आइडेंटिफायर्स। लिटरल से मतलब ये है डेटा टाइप्स, किस टाइप का डेटा है, वो सारी चीजें लिटरल में आएंगी। अब आप बोलोगे डेटा टाइप डिफाइन तो नहीं करते, लेकिन आइडेंटिफाई आगे जाके निकाल पता करते हैं कि कौन सा डेटा किस टाइप का है, राइट। इसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, ठीक, तो वो सब हमारे लिटरल्स में। ऑपरेटर्स माने क्या होता है पता है आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं सब ऑपरेटर्स है, राइट। तो ऑपरेटर्स क्या है, और इसके अलावा ये सब तो हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर है ना। इसके अलावा आप यहाँ पाइथन में पढ़ोगे लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये सब दुनिया भर के ऑपरेटर्स भी हम देखेंगे आगे जाके, राइट। अब एक और चीज आती है हमारे पास, डेटा टाइप्स, मैम है ना। आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम। ओ मेरी इंटरनेट कनेक्शन तो बढ़िया है सब, अभी आ रहा है मेरे प्रॉपर? यस मैम। ओके ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, इतने सारे टाइप के डेटा टाइप है ना। न्यूमेरिक टाइप में इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्लोट, राइट। फिर डिक्शनरी, बूलियन, सेट, और सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, है ना। तो इंटीजर तो आपको सबको पता है ना, कंप्लीट नंबर 10, 5, 4, 6, जितने भी नंबर है, राइट। पॉजिटिव इंटीजर सब, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मतलब, है ना।
कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib पढ़ा है, इमेजिनरी पार्ट वाले नंबर होते थे a+ib, ऐसे करके इमेजिनरी पार्ट होता है ना, a और ib इमेजिनरी पार्ट होते थे, ठीक है, इट्स ओके, बहुत ज्यादा यूज नहीं है इसका, रिलैक्स। फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर पता है, डेसिमल वाले नंबर, राइट, पॉइंट जिनके साथ रहता है 3.5 4.5, ये हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फिर एक डिक्शनरी और सेट और सीक्वेंस टाइप के जो ये सब डेटा टाइप है ना, ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। इनमें क्या एक डेटा नहीं है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, बहुत सारे डेटा एक साथ स्टोर रहेंगे, ठीक, इस तरह के हैं। बूलियन तो ट्रू और फॉल्स पे रहता है ना, दो चीजें रहती है। तो अब ये जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम इनको पढ़ेंगे एक एक करके। एक चीज जो रहती है वो कि आपको मैं बताऊं कि जैसे अगर आप लोगों ने सी वगैरह पढ़ी है, राइट, तो जो भी हमारे ब्लॉक स्टेटमेंट रहते हैं ना, जैसे इफ एल्स है, राइट, इफ होता था, हम कोई कंडीशन लिखते थे, है ना, यहाँ पे, फिर कंडीशन के बाद हम जो भी करते थे, है ना, आपका सी का तो मुझे अभी इतना ध्यान नहीं है, जो भी लिखते थे हम, राइट, उसके बाद हम इसके अंडर में कुछ कोड लिखते थे। तो वहां पे एक चीज होती थी कि वहां पे कर्ली ब्रैकेट्स का कंसेप्ट था, याद है? कर्ली ब्रैकेट्स बेसिकली क्या करते थे, बेसिकली उनका काम क्या होता है, स्कोप ऑफ द इफ बताते थे ना, स्कोप बताते कि इफ के अंदर क्या, इफ का एक्चुअली कैसे चलता था नेहा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। तो उस केस में क्या होता था, कितने स्टेटमेंट इफ के अंदर हैं ये बताने के लिए हम करली ब्रैकेट लगाते थे, है ना, और उसके बाद जो सब बाहर आ गया तो फिर पूरा मतलब फिर फ्रेश स्टार्ट, राइट। तो वहां करली ब्रैकेट का कंसेप्ट था तो ठीक था, कैसे भी लिखो कोई इतना टेंशन नहीं, जहां से करली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड को वो पहचान जाता था उनका कंपाइलर, राइट। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं है करली ब्रैकेट्स का। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा कितना कोड जो है वो कंडीशन के अंदर ही है ना, इफ के अंदर है, उसके लिए यहाँ पे क्या तरीका निकाला है इन्होंने, इंडेंटेशन छोड़ना पड़ता है। ये जो स्पेस दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, वो इंडेंटेशन है। जितनी चीजें इस ब्लॉक के अंदर हैं, ठीक, ये सब मेरे इफ के हो गए, राइट। और अगर मुझे कुछ बाहर करना है तो मुझे इंडेंटेशन 0 करना है। कल से आप लोगों को सब कुछ लिखना पड़ेगा कॉपी में, राइट, ऐसे याद नहीं रहेगा चीजें, है ना, सब चीजें छोटी छोटी लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंडेंटेशन, क्योंकि बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, है ना। तो जब भी अभी ये इफ एल्स की बात हो रही है, ये सब इंडेंटेशन का काम आपको फॉर लूप में लगेगा, व्हाइल लूप में लगेगा, और फंक्शंस में लगेगा, सब जगह लगेगा, है ना। तो जो भी चीजें ब्लॉक स्टेटमेंट है जो किसी ब्लॉक के अंदर है, तो आपको इंडेंटेशन छोड़ के लिखना है, ठीक। और जैसे उस ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे तो आपको पूरा फिर कुछ नहीं छोड़ना, इंडेंटेशन 0 रखना है। डन। मैं तुमको शेयर कर देती हूँ, मैं आ गई, ठीक। कर्ली ब्रेसेस का नहीं है, सेमी कोलन का नहीं है, लेकिन ये कोलन आ गए हैं। अब यहाँ पे आप सब फॉर लूप और लूप जो भी सब लगाएंगे ना, उसके बाद आपको कोलन लगाना पड़ेगा, है ना। कोई दिक्कत है किसी को?
ठीक, अंडरस्टैंड सबको? बढ़ूं आगे मैं? मिहिर? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप लोगों को पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं? है ना, हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 10, तो x हमारा वेरिएबल है और उसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर है, राइट? टेम्परेरी यूज के लिए रखते हैं, है ना, कि डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए तो हम कुछ, अब कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तो हम जिसमें स्टोर करते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं, कंटेनर की तरह होते हैं, राइट? आप लोग कंटेनर कप यूज करते हैं, है ना, तो आप उसमें कोई भी लिक्विड प्रॉपर्टी रख सकते हैं, राइट? तो वही वैसे ही काम हमारे इनका रहता है, ठीक, कंटेनर्स की तरह काम करते हैं वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कोई कमांड वमांड नहीं है कि इंट लिखो, ये लिखो, वो लिखो, ऐसा कुछ नहीं। जहां जरूरत है वही वेरिएबल बनाओ, वैल्यू असाइन कर दो, ठीक, ऐसा कंसेप्ट है। तो आपको अब, आज तो आप लोग जो लोग नहीं लिख रहे हैं ना, वो आप रिकॉर्डिंग देख के लिखेंगे, राइट? और नेक्स्ट क्लास से हम लोग साथ में सब कुछ लिखेंगे, ठीक? अब बात यह है कि अगर मैं वेरिएबल बना सकती हूँ तो मुझे उनको कुछ नाम भी देना पड़ेंगे, है ना? हर लैंग्वेज में ऐसे नाम देने के लिए कुछ कन्वेंशंस होते हैं, राइट? तो कैसे कर सकते हैं? आप स्मॉल नेम दे सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी ऐसे दे सकते हो। कुछ रिलेटिव नेम दे सकते हो, अगर आपको नेम स्टोर कराना है तो आप नेम लिख दो, एज दे दो, ऐसे दे सकते हो, है ना, मिलते जुलते। एरिया करवाना है तो एरिया दे दो, ऐसे मिलते जुलते नाम आप दे सकते हो। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप 1 2 मतलब नंबर से स्टार्ट होने वाले नाम नहीं रख सकते, है ना? सपोज अगर मैं चाहूँ कि नहीं मैं तो 1 नाम रखूंगी ऐसे, तो मैं ऐसे 1 नाम नहीं रख सकती कि मैं बोलूँ नहीं मैं 1 नाम रखना चाहती हूँ वेरिएबल का, 1 इज इक्वल टू 10, ऐसे नहीं कर सकती, राइट? हाँ, ऐसे रख सकती हूँ x1, है ना, नंबर किसी इसके बाद में आ सकता है, ठीक है? उसके अलावा ऐसा नहीं है कि एट द रेट रख दिया, ये सब नहीं रख सकते, है ना, स्पेशल कैरेक्टर डॉलर रख दिया, ये नहीं करना है। लेकिन अंडरस्कोर रख सकते हो, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब, है ना, अंडरस्कोर नाम ही रखना है, अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हुए कोई नेम रख सकते हो, लेकिन एट द रेट डॉलर वॉलर इनसे स्टार्ट करते हुए नहीं रख सकते। डन? ठीक है। अच्छा, कोई लैंग्वेज हम बोलते हैं केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव से क्या मतलब होता है? वाह, कहाँ से बढ़ गया, तुम्हें सब बन रहा है और बोल रहे हो मुझे तो कुछ नहीं आता है। हाँ, ग्रेट, बढ़िया, है ना? केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि वो अपर केस और लोअर केस में डिफरेंशिएट करती है, राइट? अभी यहाँ जो प्रिंट फंक्शन है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा है, आप उसको कैपिटल लेटर्स में लिखो तो वो एरर जनरेट करके रिटर्न कर देगा, राइट? दैट मीन्स आपको जो जैसा है वैसे ही करना है, राइट? केस सेंसिटिव है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसको, ये चीज नहीं लिखना है, राइट? ये यहां से लेके ये इसको लिखना है अपने जो भी आप आइडियली यूज कर रहे हो उस पर, और रन करके मुझे बताओ कि क्या मिलता है। अच्छा, एक चीज है कि इनपुट एंटर नंबर, जब आप इसको रन करोगे ना तो पूछेगा एंटर नंबर, एंटर नंबर पूछेगा, तो आपको कुछ इनपुट करवाना है फिर आउटपुट करवाना है ना, ऐसे करके करना है। आप ये चीज करिए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। आपने साइन किया नहीं इस पे, शीट पे? सबको ये इतना कोड हाईलाइटेड रन करके देखना है, बताना है मुझे कि क्या मिला।
ऐसा लिखा है क्या? आपने लिखा है ऐसा कि मैंने लिखा है ऐसा? मेरा तो नंबर है। अच्छा ओके 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 फाइन फाइन फाइन, 2 मिनट। हाँ एक मिनट, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हाँ ठीक है ना, अब आ जाओ, एक मिनट, हम सबको ऑफ ले लूँ। किया क्या किसी ने? सॉल्व करके देखा क्या किसी ने? Yes, ma'am. क्या हुआ? 2 नंबर फिर से प्रिंट हुए जो एंटर किए थे। तो फिर एडिशन करके देखा, तो एडिशन करने से क्या मिला? वही 2 नंबर्स प्रिंट हुए फिर से ठीक है ठीक है। कंबाइन। हाँ तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब मैं ऐसे करती हूँ और रन करती हूँ, अभी मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ना सबको? तो मैंने अभी एंटर नंबर आया, मैंने 3 लिया, फिर 4 डाला, तो अभी मुझे एडिशन करने से कितना एक्सपेक्टेड आउटपुट था? 7, है ना? लेकिन मुझे मिल क्या रहा है? 34। दैट मीन्स नंबर क्या हो गए? कॉन्केटिनेट हो गए, राइट? तो इससे मेरा एक कंफ्यूजन निकल के आ रहा है कि जब भी मैं इनपुट फंक्शन का यूज कर रही हूँ ना यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो वो स्ट्रिंग दे रहा है, क्योंकि जो प्लस ऑपरेटर होता है ना वो सिर्फ स्ट्रिंग के साथ ही कॉन्केटिनेशन करता है ना? तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसको तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ, है ना? अब अगर इसको करती हूँ, तो ये सिर्फ आपको स्ट्रिंग लेने के लिए ठीक है, कि मैं जब इसको रन करूं और बोलूं कि ये मुझे पूछेगा ना नीचे एंटर नेम, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकती हूँ, है ना? और यहाँ पे अगर प्रिंट करवाऊं नेम को, वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए कोई उसमें नहीं लेना है आपको। किसमें नहीं लेना है? कोट्स वोट्स में नहीं लिखना है ना? सिर्फ स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखना पड़ता है। ठीक, वही प्रिंट होके मिला जो मैंने नेम में स्टोर किया, राइट? तो मेरा बस मतलब ये है कहने का कि अगर आप इसको डायरेक्टली इसमें नंबर इनपुट फंक्शन से यूजर से नंबर लेने का ट्राई करते हो, तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है और कॉन्केटिनेट करके दे देता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई ना हमारे पास। हमको नंबर भी चाहिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो फिर इन दैट केस हम क्या करते हैं? टाइप कास्टिंग करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? इंट फ्लोट ऐसे मतलब फंक्शन अवेलेबल है, राइट? तो उसमें हम क्या करते हैं? मोस्टली इंट के अंदर इसको कॉल कर लेते हैं। एक तरीका तो ये था, या फिर इनपुट करके नेम में करवाती और नेम को फिर name1 इज इक्वल टू इंट ऑफ नेम करती, तो एक स्टेप बढ़ जाता, राइट? बाकी कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि इससे ऐसे करवा लो, लेकिन अभी गलत जगह लगा दिया। यहाँ नहीं लगाना था ना, यहाँ लगाना था। हाँ तो नेम ही ले रही हूँ। कोई दिक्कत? मिहिर, हेलो वर्ड ही दिखा रहा है फिर से, आगे नहीं बढ़ना चाहता वो। तुम्हें लेटेस्ट विंडो अपडेट्स लेने के लिए भी आ रहा है ऑप्शन, घर जाके देखना, ऑन करोगे ना तो तुम्हें वो मिलेगा, प्रेस एंटर टू एग्जिट। बार बार एक ही प्रोग्राम क्यों रन हो रहा है?
ये हेलो वर्ड कहाँ लिखा है, कहीं लिखा है क्या? मैंने वो कट करके दिया। अच्छा, इसमें हटा दिया है वो। ओके, हटा दिया है तो फिर अच्छा, मेन फाइल रन हो रही है और वो वाली फाइल दूसरी बन गई है। वो वाली फाइल कहाँ गई जो तुमने बनाई थी, ये है क्या? ओके, इस फाइल पे वो वाली फाइल पता नहीं क्यों वैसे कर रही है, पर अभी कुछ तो रीजन होगा, पर अभी तो इसको रन करके देख। आया एंटर नंबर मेन फाइल पे, उस कोड को बस वहां से कट करके यहाँ कर दिया। वो फाइल ना बार बार मेन फाइल रन हो रही थी, वो वाली फाइल रन नहीं हो रही थी जो नई बनी है। उसको .py एक्सटेंशन से सेव किया था। कोई बात नहीं, अभी ये इसी पे रन करो, फिर हम लोग देखते हैं उसको क्या इशू है। बाकी लोगों का हुआ? अब जब मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेती हूँ, अब रन हो रहा है मिहिर, कोई दिक्कत आया? सेकंड नंबर 2 और दूसरा टोटल 12 आ रहा है ना? हाँ, तो 1 और 2 एक साथ हो गए, दैट मीन्स कॉन्केटिनेट हो गए, राइट? दोनों को लिख दिया। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो 1 2 दिए हैं तो 3 चाहिए, राइट? उस केस में हमारे पास क्या है, इंट, फ्लोट ऐसे फंक्शंस अवेलेबल हैं, राइट? इससे हम क्या करते हैं, जो स्ट्रिंग मिल रही है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? इंट फंक्शन से। तो अब मेरे पास एक तरीका था, या तो मैं ऐसे ही कॉल करते समय इनपुट फंक्शन को इंट के अंदर कॉल कर दूं, या फिर दूसरा तरीका क्या होता कि मैं बोलती कि a इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर। गलत है स्पेलिंग, करेक्ट, ओके, राइट? और फिर a को क्या करती वापस, या a1 ले लेती, या फिर a को ही क्या करती इंट के अंदर कर देती। तो मेरा एक स्टेप बढ़ जाता है ना, या तो ये 2 स्टेप करती, या फिर मैंने अभी एक ही स्टेप कर लिया, ठीक? तो अब उसी के अंदर मैंने कॉल किया, तो मेरा जो नंबर था वो इंट के फॉर्म में, मुझे इंटीजर के फॉर्म में रिटर्न हुआ। डन। फिर मैंने रन किया तो मुझे अभी ये एंटर नेम भी मिलता रहेगा बार बार, इसका मुझे अभी नहीं चाहिए, ठीक? अभी मैं नंबर का कैलकुलेशन बस करना चाहती हूँ। अब मैं जब डालती हूँ 4, डालती हूँ 8, तो मुझे अब एडिशन क्यों नहीं हुआ? हाँ हुआ, 4 5 का एडिशन 9 मिला, राइट? कोई दिक्कत? अब प्रॉब्लम कैसी रहती है कि इंटीजर नंबर है ना, आप इंटीजर नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप फ्लोट डालो, एरर आ जाएगी, है ना? फ्लोट में इंटीजर डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? आपने 10 डाला तो ऑटोमेटिकली 10.0 लेके उसको सॉल्व कर लेगा, लेकिन 10.5 डाला इंटीजर के केस में तो वो नहीं एडजस्ट करेगा, वहीं पे एरर देगा, राइट? और इवेल करके एक फंक्शन है, वो बहुत अच्छा है। आप इंटीजर नंबर भी, मतलब जैसे आपने इंट यूज किया वैसे आप इवेल यूज करो इंट की जगह पे, तो आप इंटीजर डालो तो भी चलेगा, फ्लोट डालो तो भी चलेगा, सब में एडजस्ट कर लेगा, है ना? तो ये 3 फंक्शन है हमारे पास नंबर सिस्टम के लिए, इंट, फ्लोट और इवेल। ये स्टेटमेंट आप लिख के रख लो, या घर जाके लिखोगे आज। उसके बाद हमारे पास असाइन करने के लिए भी तरीके हैं बहुत सारे, मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं। अभी जब मैं लिख रही हूँ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 50, दैट मीन्स 40। हाँ, अगर मैं प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड कर रहा हूँ तो सबकी वैल्यू 50 मुझे मिलेगी, राइट? और जब मैं लिखती हूँ a b c इज इक्वल टू 5, 10, 4, तो दैट मीन्स व्हाट? हाँ, रिस्पेक्टिवली, है ना? अपने अपने कोऑर्डिनेशन से रहेंगे, ठीक। अगर मुझे कोई वेरिएबल डिलीट करना है तो मेरे पास del कीवर्ड है,
है ना। डेल कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह चीजों को डिलीट करने के लिए आएगा, है ना। तो कीवर्ड और फंक्शन दो अलग चीजें होती है, कहीं कहीं पे आपको फंक्शन भी मिलेंगे रिमूव रिमूव करने के लिए। तो जहां भी फंक्शन होते हैं वहां पैरेंथेसिस होता है ना, कॉल करना पड़ता है, फंक्शन को कॉल करने के लिए भी पैरेंथेसिस लगते हैं, राइट। लेकिन कीवर्ड के साथ ऐसा कुछ नहीं है, कीवर्ड डेल लिखा, वेरिएबल का नाम दिया, डिलीट हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये उसका एक एग्जांपल लिखा है, राइट। अब मैं जब डेल 6 कर दूंगी, डेल एक्स कर दूंगी और फिर प्रिंट एक्स करूंगी ना, तो क्या होगा, एरर जनरेट होगी, मिलेगी वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि तो डिलीट हो गया वेरिएबल, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे एक टाइप फंक्शन होता है, क्या लगता है टाइप फंक्शन क्या रिटर्न करता होगा, है ना। तो ठीक है, आप लोग एक काम करिए, ये तीनों लिखिए, इसको रन करके मुझे बताइए किसका टाइप क्या मिला। ऑनलाइन वाले भी कर रहे हैं ना, किसका टाइप क्या मिला। Yes. क्लास इंट, राइट। दूसरे का तीसरे वाले का फ्लोट, राइट। ये टाइप फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, आपको बहुत जगह अभी काम आएगा, मतलब अभी अपनी जर्नी में तो काम आएगा। क्यों काम आएगा, क्योंकि हम लोग हर जगह जा जाके सारे इतने सारे जो डेटा टाइप देखे ना, सबके टाइप आइडेंटिफाई करके देखेंगे क्या मिलता है, राइट। एक चीज जो आपको मिल रही है आउटपुट में लिखा है क्लास एंड, है ना। अभी तो इसका बहुत सेंस नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको बाद में समझ में आएगा जब हम एक कोर्स कंप्लीशन की तरफ बढ़ जाएंगे ना, तब कि जो भी कुछ आप बना रहे हैं ना, a इज इक्वल टू 10 लिख रहे हैं, b इज इक्वल टू कुछ लिख रहे हैं, c इज इक्वल टू कुछ लिख रहे हैं, ये सब कुछ ना एक क्लास के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। क्लास इंट मिली है ना, तो जो a लिखा है वो इंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। क्योंकि मतलब पाइथन में सब कुछ क्लासेस डिफाइन है, हम उनके ऑब्जेक्ट बना बना के उनको यूज कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज। हाँ, ठीक, हम उनके बाद इतना कुछ अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं, अभी तो आप वेरिएबल की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं हम इसको, इसलिए कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, राइट। बट बेसिकली कंसेप्ट वैसा ही है। अभी आप ऊप्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहाँ क्लास कैसे बनाते हैं वो सब भी हम देखेंगे। आप हो गया सबका, मिल गया सबको इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग। कोई दिक्कत नहीं, मिल गया इंट क्लास, फ्लोट क्लास, सब कुछ। कुछ एरर मिल रही है, क्या एरर मिल रही है, एरर पढ़ो। Total integer to base 3.
10 लिखा है, इज इक्वल टू क्या लिखा है? हाँ, भारती है ना, स्ट्रिंग है। ऑफ करना। तो हेलो मैम, हाँ, मुझे भी एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है? स्ट्रिंग लाइन 4 ए भारती सिंटैक्स एरर एरर सिंटेक्स की है, एक मिनट। हाँ, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग डिलीटेड एट लाइन 4। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड। देखो, पहली चीज तो ये है कि एक मिनट, हाँ आप रुकना मैडम, ऑनलाइन में, एक मिनट ऑफलाइन को बता रही हूँ, राइट। पहली चीज तो हम जो भी ऐसी ठीक है लाइनें मैम। लिखते हैं ना, उनको कमेंट करना पड़ेगा, राइट। वो एग्जीक्यूट नहीं करवाना है ना हमको। एडिट भी नहीं। अब रन कर रहे हैं तो ये वाला फाइल रन हो रहा है, मेन वाला। पहले भी वही है। हाँ, पता नहीं, बार बार वही फाइल रन हो रहा है। लॉस्ट कनेक्शन, कनेक्शन का भी इशू आ रहा है क्या? अभी मेन फाइल में ही ना सब कमेंट कर करके ना इसी में रन करो अभी, ठीक ठीक, फिर हम उसको देखेंगे, कल हम इंस्टॉल कर लेंगे अपना। हाँ, हाँ मिला। दूसरी चीज ये है कि जिस कोड को रन नहीं करवाना रहता ना, उसको कमेंट पे करना है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा था ना अभी, ये तो सिर्फ हेडिंग डलवाई है मैंने, है ना। टाइप क्या करता है, रिटर्न द टाइप ऑफ द वैल्यू, तो ये चीज कमेंट है क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने रखा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, राइट। हाँ मैडम, किसको एरर आ रही है, स्क्रीन शेयर करेंगी क्या? यस मैम।